हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम CAPF 2022 के 41 नंबर क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन। ये फ्री कोर्स के अंदर आपको 41 नंबर क्लास जो है मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके CAPF के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके रिलेटेड आपको PDF यहाँ पे ऑलरेडी सेंड कर दी गई है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद PDF को जरूर चेक कर लें। हर एक PDF वहाँ पे अवेलेबल है। आपको बस वो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद ऊपर जाके वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे सर्च जरूर करना फाइल्स, तो आपको सारी की सारी फाइल वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आज का सेशन, इसके अलावा मैं बता दूं FCAT CDS के लिए मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, वो भी प्रॉपर एक स्टैंडर्ड लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन, वो भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा रीजनिंग भी आपको नए फॉर्मेट के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा CAPF के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको 19 साल के लास्ट पढ़ा दिए, उसको जाके आप यूट्यूब पे सर्च करके फ्री में चेक कर सकते हैं। CDS, CAPF, FCAT, SSC आने वाले टाइम के इसके भी मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको इस यूट्यूब चैनल के अंदर प्रोवाइड जो है वो करवा दूंगा। ठीक है, तो सारे के सारे उसका बेनिफिट है वो ले सकते हैं। आज की हमारी बेसिक क्लास नहीं होगी, आज हम सीधा क्वेश्चन आंसर के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन आंसर से पहले मैंने 2 क्लास आपको बेसिक मेंसुरेशन 2D के फॉर्मूला बेसिस के ऊपर बताई हैं, वो आपने जरूर देख लेनी है। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं CAPF के PYQ भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो आपको बेनिफिट ही हो जाएगा। प्रॉपरली टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, तो एक एक क्वेश्चन को समझ लें, इसी बेसिस के ऊपर आपका आने वाला पेपर जो है वो सेट होगा। ठीक है, अगर ये पेपर की बात करें, नया पेपर ऐसा मत सोचना कि नए क्वेश्चन आएंगे। अगर मेंसुरेशन 2D की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगर आप खुद ट्राई करना चाहेंगे कोई भी क्वेश्चन को, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा फास्ट ही चलूंगा ताकि आपको हर एक कहानी सिस्टम यहाँ पे सीखने समझने के लिए मिल जाए। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, विच इज इक्वल टू गिवन 52,000 मीटर स्क्वायर। दिस रेक्टेंगुलर एरिया हैज बीन ड्रॉन ऑन द मैप टू द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। ये उन्होंने ड्रॉ कर दिया कि 1 सेंटीमीटर को वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 100 मीटर को। मैप के अंदर छोटा हो जाता है ना, साइज दिखने में तो बड़ा होता है, जैसे आपके हर एक के मोबाइल के अंदर आप गूगल अर्थ में चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, प्रॉपरली आपको धरती या इंडिया या सारा का सारा मैप आपको मोबाइल में दिख जाएगा, तो वो यहाँ पे मैपिंग होती है, उसको बोलते हैं स्केलिंग करना। 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर के बराबर इन्होंने स्केल किया हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे लेंथ जो है वो इतनी शो हो रही है, तो बताओ यहाँ पे ब्रेड्थ जो है वो कितनी होगी। ऊपर से ऑप्शन ना मीटर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार सोच के देखो कि लेंथ अगर सेंटीमीटर में है, तो हम इसको यहाँ पे ये भी तो देख सकते हैं कि ये वाले सेंटीमीटर है किसके बराबर। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे बाय यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड अब तक आता होगा सबको। आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है ये 325 मीटर ही है। मतलब आपके पास 325 मीटर की यहाँ पे लेंथ है, और ब्रेड्थ हमें यहाँ पे पता नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना एरिया आएगा मेरे पास 52,000। नाउ सॉल्व दिस b इक्वल टू 160। ये आपने सॉल्व कर लेना है, तो b की वैल्यू आपके पास 160 आएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, द इनर सर्कल ऑफ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सर्कुलर लॉन इज 440। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आउटर पाथ। आउटर सर्कमफ्रेंस का यहाँ पे पाथ का आपको रेडियस पूछा जा रहा है, और पाथ की विड्थ आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपको ये मैंने कल भी करवाया था कि एक सर्कल ऐसा होगा तो दूसरा सर्कल ऐसा होगा। जो अंदर वाला सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री के ऊपर चलना। बाउंड्री के ऊपर चलने को बोल सकते हैं 2πr, विच इज इक्वल टू 440। अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रखूंगा तो ये आएगा 440। ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 10 बार, और आर कितना हो जाएगा मेरे पास 70। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका रेडियस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने बोला कि पाथ हमारे पास 14 मीटर वाइड है, तो जो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ की लंबाई है वो 14 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितना हो जाएगा बाहर वाले का 70, ये रहा 14 ये रहा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास 84। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास ये रहा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 3 स्मॉलर सर्कुलर फील्ड। अब हमें यहाँ पे सम ऑफ द एरिया चाहिए स्मॉलर सर्कुलर फील्ड का, तो इसका यहाँ पे एरिया, ये हमारे पास एक किसी का रेडियस है, जैसे पहला रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस,
तीनों के रेडियस को, तीनों के एरिया को अगर ऐड करेंगे तो एक बड़ा हमारे पास यहाँ पे सर्कल बनेगा जो कि इसके बराबर होगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूँ कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया क्या होता है मेरे पास यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होता है मेरे पास यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, और इसका एरिया किसके बराबर होता है मेरे पास पाई आर का स्क्वायर। और सबके एरिया जो हैं अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बड़े वाला मेरे पास जो सर्कुलर फॉर्मेट है उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? इधर वाले में से आप सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हो, पाई को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। जब आप पाई को कॉमन निकालोगे ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। ठीक है, हमने ठीक लिखा है बिल्कुल। एक सेकंड जस्ट चेक करने दो मुझे, यहाँ पे रेडियस ये है ना, ये भी रेडियस है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और ये मेरे पास आएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 289 दैट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास जो आर होगा वो कितना होगा, 17 होगा। उन्होंने यहाँ पे रेडियस ही पूछा है तो आंसर 17 होगा। कई बार वो डायमीटर पूछ लेंगे तो डायमीटर इसका डबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4 नंबर आपके पास एक रोप वाला क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से पढ़ना है आपने। एक रोप है बाय विच स्कार्फ इज टाइट इज डिक्रीज बाय 23 मीटर टू 12 मीटर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक रस्सी है, जैसे यहाँ पर एक रस्सी, जैसे टाइट करने का मतलब होता है रस्सी से बांधना किसी को। ठीक है, रस्सी से यहाँ पर हमने किसी को बांध दिया जो कि 23 मीटर की दूरी के ऊपर है, तो जो जिसको भी हमने रस्सी से बांधा है वो 23 मीटर तक इधर इधर ऐसे घूम सकता है। समझ रहे हो, 23 मीटर तक ही वो यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है। बट उसने क्या किया, उसने 12 मीटर तक क्या कर दिया, उसको डिक्रीज कर दिया। 23 से 12 मीटर तक ले आया वो, 23 से 12 मीटर तक का ले आया, तो अभी वो सिर्फ इतना ही घूम सकता है। तो उसने ये पूछा कि ये बताओ एरिया में क्या डिक्रीज होगा। तो एरिया का डिक्रीमेंट तो ये तो आएगा ही आएगा, मेरे पास ये वाला एरिया डिक्रीज हो गया सारा का सारा। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, तभी तो मेरे पास ये एरिया आएगा। तो यहाँ पे पाई तो कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। नाउ वी कैन से पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, अगर आप 23 का स्क्वायर यहाँ पे फिल करके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 110 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1210 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। 4 हॉर्स है हमारे पास, इसको टेदर कर दिया गया है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पेपर की बात करें, चाहे आपका पेपर सीएपीएफ का है या फिर एसएससी का कोई भी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इजी है और हर साल लगभग आ ही जाता है। सीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली दिखते हैं। ठीक है, इजी है, समझ के देख लो एक बार। 4 हॉर्स है हमारे पास, उसको टेथर कर दिया गया एट ए 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड को बारे में पता होना चाहिए जिसकी सारी साइडें यहाँ पर बराबर होती हैं, और यहाँ पे उन्होंने 4 घोड़ों को यहाँ पे रस्सी से जो है वो बांधा हुआ है, और उसने लिखा है 42 मीटर, स्क्वायर की जो साइड है वो है 42 मीटर, सो दैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर द एरिया लेफ्ट अनग्रेज। यहाँ पर देखो एक रस्सी यहाँ से बांधकर ऐसे कर दी गई है, एक रस्सी को यहाँ से बांधकर ऐसे यहाँ तक घोड़ा जा सकता है, दूसरे को टच नहीं कर सकता, लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा घोड़ा यहाँ से ऐसे, चौथा घोड़ा यहाँ से ऐसे तक आ सकता है। और जो हमारे पास ये वाली दूरी है ये कितनी है, 42 सॉरी मीटर। अगर ये 42 मीटर होगा तो ये इसका हाफ ही होगा 21 मीटर, सिंपल। ये भी मेरा 21 मीटर होगा, ये भी इतना होगा, सारे के सारे सेम आएंगे। और हमारे पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, कल करवाया था ये। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया अनग्रेज, अनग्रेज का मतलब ये वाला एरिया पूछा गया है जो हमारे पास यहाँ पर घोड़ा नहीं पहुंच पाएगा, हॉर्स नहीं जा पाएगा, उसका वैल्यू पूछा गया कि ये क्या होगा। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे स्क्वायर का एरिया देखें, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल तो ये हो गया, दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रिलेटरल, 4 क्वाड्रिलेटरल को मिला के ही तो आपके पास एक सर्कल बनेगा। वैसी सोच के देख लो, 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पर था, 90 डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 डिग्री 4 बार करेंगे 360 डिग्री, 360 डिग्री का तो सर्कल होता है। तो इसमें से हम सर्कल का एरिया बाहर कर देंगे सीधा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना आएगा इसका, 21। क्लियर, आर कितना आएगा इसका, 21। अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 42 की अगर आप कैलकुलेशन डायरेक्ट करोगे, वैसे तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 42 का हम स्क्वायर सीधा लिखें, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखो,
क्योंकि अब तो आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर देखोगे ना 21 हमारे पास कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से आपके पास 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 42 हमारा एक जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 42 माइनस 11/7। क्लियर है, समझ आया। और 7 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 और 1 कैरी जाएगा यहाँ पे 28 और 1 29 माइनस 11 डिवाइड बाय 7। ये से कट जाएगा यहाँ पे 6 बार और लास्ट में 8 आएगा। तो अच्छा 8 वाले 2 ऑप्शन है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 283। अब देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुकी है, हमें यहाँ पे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, बट हमने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया कुछ। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक थोड़ा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारी छोटी सी कैलकुलेशन हुई है, कैलकुलेशन में छोटी सी एक एरर हुई है। ठीक है, तो ओके। सो अब एक बार इसको दोबारा से आप सारे बच्चे एक बार खुद ही सॉल्व कर लो। इसका आंसर मेरे ख्याल से डी सेकंड ऑप्शन आएगा, फिर भी आप चेक कर लो। ठीक है, मैंने वहां पे लगता है 42 वगैरह बाहर निकालने में कोई गड़बड़ किया, अगर नहीं किया तो दोबारा से करके देखो, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ ए कार्ट इज 30 फीट लॉन्ग। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जितने यहाँ पे टायर के अंदर हम चल सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक सर्कल है और एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना वो 30 फीट है। तो अगर एक सर्कल जो है वो पूरा का पूरा एक रोटेशन ले लेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते, तो इसका मतलब है 30 फीट की लंबाई हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर ली है। ठीक है, फिर भी सर्कमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है 30 फीट, 30 फीट लॉन्ग गिवन है। सो बैक व्हील है वो है 36 फीट का। इन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्ट व्हेन द फ्रंट व्हील हैव डन 5 मोर टाइम्स द रेवोल्यूशन ऑफ द रियर व्हील। वी डोंट नो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, वी कैन से दैट इज ए एन रेवोल्यूशन। वी डोंट नो ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना डाटा हो सकता है, हमें नहीं पता। बट ये लिखा है कि जो फ्रंट वाला है वो 5 टाइम यहाँ पे दूसरे का हो जाए। ठीक है, फ्रंट व्हील हैज डन 5 मोर रेवोल्यूशन, 5 उससे ज्यादा। मान लो रेवोल्यूशन उसने टोटल n लिए, तो n वाला अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल डिस्टेंस आएगा। मान लो एक रेवोल्यूशन लिया तो इसने 36 फीट का डिस्टेंस कवर किया, 2 रेवोल्यूशन लिए तो 72 का, अगर n लिए होंगे तो n का। ये हमारे पास रेवोल्यूशन किसके बराबर आएगा, जो फ्रंट व्हील है उससे 5 रेवोल्यूशन ज्यादा लेकर आ रहा है, किससे, इससे। तो फ्रंट वाला कितना है हमारे पास 30 वाला, तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ। यही तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर लोगे 5 के टेबल पे, ये आएगा 6 और ये आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6n दैट इज इक्वल टू 5n प्लस 25 एंड वी कैन से दैट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज 25। अगर आपसे पूछ ले जाए कि बैक वाला जो व्हील है उसके कितने रेवोल्यूशन होंगे 25, अगर पूछ ले फ्रंट वाला तो 5 ज्यादा 30। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि रियर वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, रियर वाला कितना है 36 और इसने कितने रेवोल्यूशन लिए यहाँ पे 25, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, कितना आएगा 900 फीट। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर, और क्लास के एंड में आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो क्लास आप एंड तक जरूर देखें। इफ x यूनिट आर एडेड टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, what is the number of unit by which the circumference of the circle increased। क्लियर, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के देख लेते हैं प्रॉपरली, कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे x यूनिट जो है हमने ऐड करनी है। कई बार स्टूडेंट को लगता है यार x यूनिट ऐड करेंगे तो x बढ़ जाएगा, बात खत्म। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस होता है हमारे पास 2πr, तो पहले सरकमफ्रेंस इतना होगा। बाद में उन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारे पास x यूनिट ऐड कर दिया टू द रेडियस, तो उन्होंने अब की बार जो है x यहाँ पे ऐड की है ना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नया आपके पास सरकमफ्रेंस क्या आएगा, नया सरकमफ्रेंस आएगा इसके बराबर। तो ये वाला डाटा तो हमारे पास इसके इक्वल है ही, तो ये वाला हमें अभी एक्स्ट्रा सरकमफ्रेंस है वो कवर करना पड़ेगा, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चनों को दोबारा से चेक कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डायगोनल ऑफ ए 2 स्क्वायर इज 2:5 देयर एरिया विल बी इन द रेशियो ऑफ, तो एरिया पूछा गया है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है सीधा स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये शॉर्टकट बिल्कुल सही है, बट ये शॉर्टकट को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझेंगे बाद में हम भी ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर की अगर साइड ए है तो हमारे पास इसका डायगोनल क्या होता है, मैंने कल करवाया था √2a। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये डायगोनल है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे डायगोनल 2 है और दूसरे का डायगोनल अगर 5 है, तो अगर मैं पूछूं कि साइड बताओ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे डायगोनल यहाँ पे 2 है तो साइड किसके बराबर आएगी? साइड आएगी मेरे पास यहाँ पर √2 को डिवाइड करने से। तो अगर मेरे पास डायगोनल ये है तो इसकी साइड क्या होगी? साइड होगी इसको √2 से डिवाइड करने पे। और आप सारे बच्चे चेक कर लो, √2 से √2 कट जाएगा तो जो साइड की रेशो है वो आपकी डायगोनल की रेशो में सेम में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब दो स्क्वायर होंगी। तो अगर आपसे एरिया ऑफ ए स्क्वायर पूछा रहे तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 25। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 के ऊपर चलते हैं। चार हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ ए 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्रॉम 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर, 4 पीस ईच ऑफ द शेप इन द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर कट ऑफ। तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया वही बन गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे पास इसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर इन्होंने लिखा हुआ है और 2 सेंटीमीटर के ऊपर हमने एक आर्क वाले पेपर को यहाँ पे कट कर दिया चारों कॉर्नर से, यही इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। तो जो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन बचा वो कौन सा बचा? ये वाला। तो इसका एरिया क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पर मैंने अभी बताया था तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर माइनस ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल और ये चार क्वाड्रिलेटरल बनेंगे पूरा सर्कल। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पाई। यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो 16 माइनस 4 पाई आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास पाथ के ऊपर गिवन है। एक पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर विड्थ, ठीक है, वाइड है। और इन्होंने लिखा है कि जो पाथ है उसकी ऑक्यूपाइज है इतनी 600 मीटर की। तो बताओ यहाँ पे विड्थ ऑफ ए पाथ कितना होगा? तो जो पाथ है वो कितना यहाँ पे मोटाई का होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक साइड मेरे पास यहाँ पे 38 है, दूसरी हमारे पास यहाँ पे 32 है। अगर हम यहाँ पे एक विड्थ से अपनी अंदाजे से बोल देते हैं कि चलो ये वाला x यहाँ से ले लो और ये वाला भी x होगा यहाँ से और ये भी हमारे पास x होगा और ये भी x होगा। अगर हम यहाँ पे बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को बाहर कर दें तो हमारा आंसर 600 के बराबर आना चाहिए। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? 38 इंटू 32। इसमें से ये वाली लेंथ हम पहले चेक कर ले, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 38 माइनस 2x, क्योंकि ये वाला x भी जाएगा ये वाला x भी जाएगा। तो हमारे पास ये वाली लेंथ आएगी 38 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर जब मैं ये वाली विड्थ लूंगा तो इसमें भी तो 2x माइनस होगा। तो ये वाला जो अगर मैं पूरे रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल बाहर करूंगा तो मेरा आंसर 600 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाए थे इसलिए मैं फास्ट ही बता रहा हूँ सबको। अब सारे बच्चे यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। किसी बच्चे को लग सकता है कि यार ये तो काफी बड़ी कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई इजिली कर सकते हैं। बट अगर आपने वो भी नहीं करनी तो भाई ऑप्शन कर लो। 30 तो नहीं हो सकती यार, इतना बड़ा विड्थ नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो वैसे ही ऑप्शन बाहर हो गए। तो बच गए दो ऑप्शन आपके पास, दोनों को एक्स को यहाँ पे फिल करके देख लो, जो 600 लेकर आ गया वही आंसर है। तो आप सारे बच्चे सेकंड ऑप्शन को ट्राई करके देखना, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड जिसकी 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। साइड जिसकी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल का मतलब सारे एंगल सारी साइड बराबर। जिसके यहाँ पर ABC हमारे पास यहाँ पर सेंटर ABC के ऊपर हमारे पास सेंटर दे रखे हैं किसी सर्कल के जिसका रेडियस वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर रखकर हम एक आर्क बना लेते हैं इधर को, यहाँ से रखकर हम एक आर्क इधर को, यहाँ से रखकर हम एक आर्क इधर को। एक्चुअली में है तो ये सर्कल हमारे पास पूरा, बट पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सेंटर यहाँ पे इनको बोला है। तो यहाँ तक कितना सही क्वेश्चन होगा? उन्होंने पूछा है यहाँ पर एरिया बताओ बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ एरिया ये पूछा गया कि ये वाला कितना होगा। सबसे पहले आप देखो जो आर्क है, आर्क ये वाला हमारे पास पॉइंट है, ये वाला 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों 1 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि क्वेश्चन वालों ने दे रखा है कि सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर की उसकी आर्क होगी।
तो अब अगर आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हमारे पास यहाँ पे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस हम इसमें से ये वाला हम एक आर्क बाहर कर देंगे, सेक्टर जिसको कह सकते हैं, सॉरी ये वाला सेक्टर बाहर करेंगे तो ये सेक्टर का एरिया क्या होगा। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमारे पास है यहाँ पे 60 डिग्री का, ये वाला एंगल हमारे पास है यहाँ पे 60 डिग्री का, डिवाइड बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय किसको करेंगे यहाँ पे हम, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे करेंगे हम पाई इंटू आर का स्क्वायर। और ये हमने लिखा क्या है, ये मैंने आपको कल समझाया था कि अगर हमने सेक्टर का एरिया निकालना होगा θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो ये मैंने सिर्फ एक का एरिया निकाला है, बट ऐसे वाले दो और हैं तो टोटल 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। क्लियर हो गया सबको डाटा। और आप सारे बच्चे जब सॉल्व करोगे तो ये वाला इससे कट करके यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, ये वाला 4 से 4 कट जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे √3, यहाँ पे कितना आएगा π/2। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये वाला कौन सा दिख रहा है, थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, अभी लाइट जा चुकी है तो मैंने अपनी वीडियो जो है वो ऑफ कर दी है, तो यहाँ से हमारी क्लास ऐसे चलेगी प्रॉपर 30 क्वेश्चंस तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड जो ट्रपीजियम की गिवन है वो गिवन है 3:2। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ट्रपीजियम की बात करेंगे तो हमारे पास जब भी रेशियो का मामला आएगा तो हम हमेशा एक्स लिखेंगे वहां पे, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का गिवन है, जो पैरेलल साइड है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास गिवन है। मैंने आपको कल समझाया था, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रपीजियम होता है, इसके अंदर ये वाली दो लाइन जो होती है ये आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, और इनके बीच की जो भी यहाँ पे शॉर्टेस्ट दूरी होगी उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास इसने यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ए ट्रपीजियम, अगर एरिया ऑफ ए ट्रपीजियम गिवन है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड पूछा हुआ है, तो सबसे पहले एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द साइड्स ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड गिवन है उनका सम हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज 15 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रपीजियम। तो सबसे पहले 15 आप इससे कट करोगे 30 और इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे उधर तो 60। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने इन दोनों पैरेलल साइड का सम पूछा है, तो सम कितना आएगा, 5x आएगा। तो 5x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आ चुकी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, the area of a rhombus is 150 centimeter square. The length of one of its diagonal is 10 centimeter. Find the length of the other diagonal. तो इसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रोम्बस। ये फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था। अगर उसमें से एक हमारे पास एरिया, एक डायगोनल हमारे पास गिवन है तो दूसरा डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। ये वाली 0 इससे कट जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d2 कितना आएगा, 30। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास पैरेललोग्राम के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम की साइड्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अगर आपको नहीं पता तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की फॉर्मेट में होता है, बट 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, थोड़ा सा एंगल ऐसे टेढ़ा सा होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा एंगल यहाँ पे टेढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी, तो अगर रेक्टेंगल ही होता है तो यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, और जो बी सी है वो हमारे पास ए डी के पैरेलल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये दो साइड है तो ये भी 15 होगी, ये 7 होगी, और ऐसे ये 15 होगी, ये वाली 7 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड बराबर होती है। तो उसने एक डायगोनल भी गिवन कर रखा है, इस बार उसने एक डायगोनल गिवन कर रखा है दैट इज इक्वल टू 20। और उसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। वैसे तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे हाइट गिवन ही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे। वो एरिया हमारे पास यहाँ पर ए सी डी के बराबर होगा, आप चेक कर लो, क्योंकि साइड बराबर है, 15 20 7, इधर भी 15 20 7। तो अगर हमने इसको फाइंड कर लिया तो इसके बराबर होगा, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो मेरे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो हमें अभी एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अभी यहाँ पर अननोन साइड्स है, मतलब 7 15 20 का अननोन का मतलब है कि यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल तो है नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, पाइथागोरस भी नहीं लगेगी। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आए तो एरिया कैसे निकालेंगे, जब सिर्फ साइड गिवन हो। एरिया निकालने के लिए 2-3 कंसेप्ट बताए थे, उनमें से एक था हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला के लिए एस पता होना चाहिए, एस होता है सम ऑफ द ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2, बिकॉज एस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर। यह आएगा मेरे पास 42/2 दैट इज 21। उसके बाद हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस
एस माइनस ए और यहाँ पे एस माइनस बी और यहाँ पे एस माइनस सी, और इसका सबका क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। तो अगर सेमी पैरामीटर की बात करें तो सेमी पैरामीटर 21 है। 21 में से पहले 15 माइनस करोगे 6 आएगा, फिर 21 में से 7 माइनस करोगे फिर आपके पास 14 आएगा, 21 में से आप यहाँ पे 20 माइनस करोगे यहाँ पे 1 आएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे 14 है, 14 में 7 है, 21 में 7 है, 7 दो बार आ गया तो रूट करेंगे तो बाहर 7 आ गया, यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 3 हमारे पास आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा बाहर, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 6 इंटू 7 करेंगे 42। 42 का एरिया आया मेरे पास यहाँ पर इसका, अगर इसका 42 एरिया है तो इसका भी 42 एरिया होगा, तो पूरा का पूरा जो पैलोग्राम है उसका एरिया क्या होगा, 42 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 84 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर का स्केयर है हर एक कंडीशन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा। साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और इसका एरिया हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ऊपर से एक वैल्यू दे रखी है, एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड इज 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट। एक्चुअली में एल्टीट्यूड मैंने कल समझाया था, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइट। ये मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे पैलोग्राम की अभी मैं डेफिनेशन जो बता के हटा हूँ, पैलोग्राम ऐसे टेढ़ा सा होता है, तो पैलोग्राम का एक और फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये इसकी साइड्स हैं, तो यहाँ पर ये वाली साइड 4x होगी, ये वाली 5x रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे पास यहाँ पर उसने लिखा है एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड, ग्रेटर साइड क्या है 5x, इसके ऊपर एल्टीट्यूड गिराने का मतलब है ये वाले एल्टीट्यूड की बात हो रही है जो कि 20 गिवन है, और वही इसकी क्या बनेगा, हाइट। तो इस पैलोग्राम का एरिया क्या होगा, जो बेस है उसको हम उसके एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ द पैलोग्राम आएगा। यहाँ पर आप इस जीरो से जीरो कट करेंगे, ये वाला 5 और 2 10, एक और जीरो कट होगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 10। अगर x की वैल्यू 10 निकल के आई है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5x और 4x था, तो यहाँ पे x रखोगे तो साइड हमारे पास 50 और 40 होगी। उन्होंने पूछा है एल्टीट्यूड ऑन स्मॉलर साइड, तो हमारे पास स्मॉलर साइड ये है, तो इसके ऊपर एल्टीट्यूड जो यहाँ से ऐसे गिरेगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये वाला h कितना होगा ये पूछा है, तो अगर मैं ये वाला बेस उठाऊंगा यहाँ पे, इसका मतलब है 40 को उठाऊंगा, तो छोटे वाले का एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो एरिया ऑफ ए पैलोग्राम आएगा। तो यहाँ पे आप जीरो से जीरो कट करेंगे, तो यहाँ पे 4 से 100 को कट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 25। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16 नंबर आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन फिर से है, फॉर इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस ए यूनिट टच अनदर, मतलब यहाँ पे 4 सर्कल एक जैसे हैं, मान के चलना चारों के चारों सर्कल बराबर हैं, क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे बनाते समय बराबर नहीं बनेंगे ये, ठीक है। ये हमारे पास 4 सर्कल हैं, और इन्होंने लिखा है द एरिया ऑफ एनक्लोज फिगर, एनक्लोज फिगर कौन सी होगी यहाँ पर, ये वाली। सारे बच्चे इस पोर्शन को ध्यान रखो, जो अंदर वाली पोर्शन है इसका एरिया पूछा गया क्या होगा। वैसे तो इसका आंसर याद कर सकते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड, बट याद करने के अलावा आपको समझना भी होगा ये क्यों बना और कैसे बना। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट अगर मैं इसके साथ मिला दूंगा तो इसका रेडियस ए होगा, इसके साथ इसको मिला दूंगा इसका रेडियस ए होगा। ऐसे आप इसके सेंटर को इससे मिलाओगे तो ये भी क्या होगा 2a, इसको आप इससे मिलाओगे तो ये भी होगा 2a, और यहाँ पे भी क्या आएगा मेरे पास 2a। तो मेरे पास ये सारा का सारा जो डायग्राम अंदर बना हुआ है ABCD के नाम से, तो क्या हमारे पास ABCD एक स्क्वायर बनी कि नहीं बनी, एबीसीडी हमारे पास स्क्वायर बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि उसकी सारी साइड 2 2 a की है। आप चेक कर लो ये वाली साइड कितने की है, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, तो यहाँ पर साइड 2a आएगी। तो पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया जो आएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारे पास 2 ऑफ a का स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस अगर ये वाला मैं सेक्टर कर दूं, ये वाला सेक्टर कर दूं, ये वाला सेक्टर कर दूं, और 4 सेक्टर का आपको मैंने बताया ही था, जो 90 डिग्री वाले 4 सेक्टर होते हैं मिलकर एक सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, और आर इसका यहाँ पर देखो, इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का आएगा, ए का, तो यहाँ पे पाई इंटू ए स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो एनक्लोज फिगर है वो आ जाएगा 4 ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 22/7 ऑफ ए का स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 6/7 ऑफ ए का स्क्वायर है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में करवाया था। ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसको डिमिनिश कर दिया गया बाय 40 सेंटीमीटर।
तो बताओ यहाँ पे एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि 40% तो उसकी एक साइड कम हुई है। रेक्टेंगल की दो साइड होती है ना, एल और बी। अगर एक 40% हुई है, दूसरी भी 40% हुई है, तो जो उसका एरिया होगा वो 40% से ज्यादा कम होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया, 40% से ज्यादा का ऑप्शन ही एक बचा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये भी समझना पड़ेगा, इनिशियल फाइनल वाला सिस्टम है वो परसेंटेज की पहली क्लास में वहां से जाके नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये समझा रहा हूँ कि एल और बी हमारे पास जब यहाँ पे दो वेरिएबल है और बीच में मल्टीप्लाई हो तो लगता है सुक्सेसिव। सुक्सेसिव के लिए फॉर्मूला एक ही लगता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। और अगर यहाँ पे डिमिनिश हो रहा है तो हम वैल्यू सारी माइनस में रखेंगे। तो ए हमारे पास माइनस में आएगा, बी हमारे पास माइनस में आएगा, और यहाँ पर ए और यहाँ पे बी है, ये भी मेरा माइनस में आएगा, डिवाइड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -80। यहाँ पर आप चेक करो, ये जीरो से जीरो कट गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 16 आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद -64 आएगा। माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि एरिया डिक्रीज हो गया कितना, बाय 64%। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। आपके पास यहाँ पर अगर कोई वैल्यू अलग भी आएंगी, सपोज यहाँ पे कई बार 30 लेंथ को 20 बढ़ा दें, इसको 30 बढ़ा देंगे, तो भी आप इसी को लगाएंगे। अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्लस में डाटा, अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो माइनस में। और इसकी जानकारी के लिए परसेंटेज टॉपिक पहला, उसको आप जाके देख सकते हैं, पहले के अंदर सारा करवाया हुआ है, ठीक है। जब भी इसी कोर्स के अंदर आपको पहला सेक्शन में पहला चैप्टर मिल जाएगा परसेंटेज का, वो ढूंढना पड़ेगा। पहला तो वैसे एवरेज का है, तो 8 या 10 क्लास के बाद परसेंटेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर देखो, सीएपीएफ के जो पीवाईक्यूएम है वो उठा के लेकर आया हूँ, जैसे 2019 में क्वेश्चन आया। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेन मेन टॉपिक बता दो। देखो 2021 में तो आया नहीं, 2020 में आया नहीं, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि 2018 में आया या नहीं आया, तो अनप्रिडिक्टेबल है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मेंसुरेशन 2D इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ऐसे भी नहीं है कि छोड़ सकते हो, ठीक है ना। सारा का सारा सीएपीएफ का मैथ का यही पंगा है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ठीक है। हमें सारा ही करना पड़ेगा। बट कई बार आप में से कुछ बच्चे इनको निग्लेक्ट कर देते, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको पढ़ना सारा ही है, ठीक है। इफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो इन दोनों का पेरीमीटर अगर सेम है तो इनके डाटा में से कौन सा डाटा सही है, ये पूछा है, ठीक है। सो इस कंडीशन में से आप सारे बच्चे आर और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे आर डिवाइड बाई ए निकाल लो, तो वो कितना आएगा 4, और इधर कितना आएगा 2 पाई। क्लियर। तो यहाँ पर आप इसको कट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स। और पाई की वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पाई की वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। तो ये 7 आपके पास ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आर बाई ए कितना आएगा, यहाँ पे 7/11। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलो ये तो चलो ठीक है, आपको यहाँ पे रेशो भी बता देता हूँ, इन दोनों की रेशो की हम फ्रैक्शन वैल्यू में ले चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो हमारे पास 22/7 है, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 7, सॉरी 7 का स्क्वायर। और अगर मैं पूछूं स्क्वायर का एरिया, तो वो होगा हमारे पास साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितनी है, 11, उसका स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 7 बचेगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 4, 1 से करेंगे तो यहाँ पर 154 आएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो नॉर्मली बात आपको समझ आ रही है कि सर्कल जो है, सर्कल का जो एरिया है वो ग्रेटर होगा किससे, स्क्वायर के एरिया से, जब उनका पेरीमीटर सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा यहाँ पे, सेकंड। सर्कल इज ग्रेटर देन द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19। देखो अब 19 वाला क्वेश्चन 18 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल परसों के बेसिक में भी करवा दिया था, ठीक है। अब यही आपको देखना है कि जो चीजें पढ़ाई है वो आ रही हैं, और उसके ऊपर नया क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा दिया वो फिक्स हो गया। कंसेप्ट यही रहेगा, सर्कल का एरिया तो सर्कल का एरिया रहेगा, सेगमेंट है तो सेगमेंट रहेगा, ठीक है ना। ये आपके पास एरिया पूछा गया किसका, ये वाली माइनर सेगमेंट का, ये आपको समझाया था मैंने कल, ठीक है। सो सबसे पहले आप सारे बच्चे इस पार्ट को समझे कि यहाँ पर हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको करने के 2-3 तरीके हैं। दोनों तीनों को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला थीटा गिवन है और ये मेरे पास साइड गिवन है, तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग डायग्राम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो रेडियस है वो मेरे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी उन्होंने लिखा है। तो आप सारे बच्चे देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक का इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये वाला हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा खुद। अब यहाँ पर ये एंगल फाइंड करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम सहारा लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी है, यहाँ पे हमारे पास एंगल छोड़ के जाती है 60 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल 60 के होंगे। अगर सरकमफ्रेंस के साथ 60 डिग्री है, तो वो आपके पास सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, उसका डबल एंगल बना लेते हैं, 120 डिग्री। ठीक है। और रेडियस हमारे पास यही है सर्कल का, वो 1 यूनिट है, ये भी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि चलो ये बताओ, यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल के सेक्टर का एरिया बताओ। अगर यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है और ये 1 1 है, तो हमारे पास सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया होगा 1 थीटा 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्केयर। आर कितना आएगा? 1 का स्केयर। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा जो है वो सेक्टर आ गया। पूरा का पूरा जो ये वाला सेक्टर है वो आ गया। पूरे सेक्टर में से अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को बाहर कर दूं, ये वाली ट्रायंगल को बाहर कर देंगे तो नीचे वाला सेगमेंट आ जाएगा जो पूछा था। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू, यहाँ पर आपको दो साइड गिवन है, दोनों साइड का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास पाई बाय 3 माइनस ये आएगा 1/2 और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को हम सारे स्टूडेंट कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये आपको मैंने ट्रिग्नो में करवाया था। और यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू होती है मेरे पास यहाँ पे √3/2, 2 इंटू 2 करेंगे 4। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अब कई बार स्टूडेंट को थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूँ हाई, तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि यार काफी हाई हो गया। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तो ये समझता हूँ कि इससे भी ऊपर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी मॉडिफाई होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर? ये भी 18 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फाउंड बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर? अब यहाँ पर ये आर्क लेंथ गिवन है। अब सारे बच्चों को ये वाला पोर्शन जो है पता होना चाहिए कि एक सर्कल है, यहाँ पर हमारे पास कोई सेक्टर है और ये सेक्टर की आर्क लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, रेडियस है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और ये वाला एरिया कितना है ये पूछा गया। ठीक है। हो सकता है कोई इसका शॉर्टकट भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसे कर ले। देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए। मैं अगर आपसे आर्क लेंथ पूछूं तो आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ होती है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू आर। आर कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर और ये मेरे पास आएगा 15 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास यहाँ पे थीटा कुछ भी होगा, 500 800 300 कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। बट हम उस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर रहे, हम थीटा बाय 360 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय या 15 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 2 पाई इंटू आर। अब सॉल्व करके देख लो, ये वाला डाटा इससे कट करेंगे 3 और ये आ जाएगा 2। यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 3/4 पाई। क्लियर है? हम चाहते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं, बट अभी हम ऐसे लिख रहे हैं। उन्होंने आगे पर क्या पूछा है? एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो भाई एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब थीटा बाय 360 डिग्री की वैल्यू तो गिवन है हमारे पास 3/4 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे? 10 का स्क्वायर। क्लियर? पाई से पाई वैल्यू कट गई और ये हमारे पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 100 4 से कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 25। 25 इंटू 3 करेंगे तो एरिया कितना आएगा? 75। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी कि हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप पीछे वाला कोई भी पॉइंट है वीडियो को रोक कर दोबारा से जाकर सुन सकते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। कंसीडरिंग ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम हमारे पास दे रखा है उन्होंने ए बी और सी का। गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम टू पीपल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। यहाँ पर से एक पॉइंट एक बार चल रहा है, दूसरा पर्सन यहाँ से चल रहा है। ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, बट सेम टाइम पे लिखा है, तो दोनों मान लेते हैं 5 बजे निकले हैं सुबह। ठीक है। अब उन्होंने लिखा है कि 30 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी? यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर ये लिखा हुआ है। ठीक है।
सो ये पूछा है कि मूव कर रहे हैं यहाँ पे साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज भी आपको पता होना चाहिए भैया, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, ठीक है। सो अगर वो उनको यहाँ पे दोबारा से मीट करना हो, पहली बार वो मीट कहाँ पे होंगे ये पूछा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हुआ क्या, कुछ सारा कुछ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को एक्स भी मान सकते हैं। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, 60 किलोमीटर भी मान सकते हैं। अब ये मानना कैसे होता है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं आपको पर्सनली बताऊँगा तो ये मानने का तरीका ये है कि जो इसमें से छोटी साइड है ना वो मान लो। अगर वो नहीं माननी है आप 10 किलोमीटर भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, इन दोनों का मल्टीपल 60 भी मान सकते हो, 600 किलोमीटर भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है? तो मैं अभी के लिए आपको बोल रहा हूँ कि 20 मान लो छोटे वाला, मान लो ये भी 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है। तो 1 घंटे के बाद क्या होगा? इसकी स्पीड 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर के बदले में ये वाला पर्सन यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक आ गया और इसके बाद 10 किलोमीटर यहाँ पे आके यहाँ पे रुकेगा। 1 घंटे के बाद ये वाला पर्सन 30 वाला, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे y का, ठीक है? y वाला पर्सन 1 घंटे के बाद यहाँ पे आके रुकेगा, इसको नाम दे देते हैं x का। ये 1 घंटे के बाद कहाँ पे जाएगा? ये वाला 1 घंटे के बाद सिर्फ 20 किलोमीटर ही जा पाएगा, उसकी स्पीड ही 20 है। तो यहाँ पर अभी आपके पास 1 घंटे के बाद है, x यहाँ पे पहुँचेगा, अभी तो नहीं मिल रही है, ठीक है? अभी तो बहुत दूर बैठे हैं। फिर उसके बाद दूसरे घंटे में क्या होगा? दूसरे घंटे के बाद ये वाला y चलेगा अपनी फिर से स्पीड, y चलेगा पहले 10 किलोमीटर ये, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 20 था और ये 10, तभी तो 30 होगा 1 घंटे में। तो अगले 1 घंटे में फिर से 30 किलोमीटर जाएगा, तो पहले 10 जाएगा, फिर हमारे पास 20 जाएगा। तो अगले 1 घंटे में y दोबारा से यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगले 1 घंटे में y हमारे पास दोबारा से यहाँ पे पहुँचेगा। इसका मतलब क्या होगा? अगले 1 घंटे में यहाँ पे जो x है वो कहाँ पे जाएगा? अगले 1 घंटे में x यहाँ से निकलेगा और अपने 20 किलोमीटर कवर करके x यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मैंने यहाँ पर आपको समझाया अभी-अभी कि हमारे पास यहाँ पर A, B, C था और 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है? और यहाँ पे अभी x पोज़ीशन पहुँच चुकी है, जो कि यहाँ से निकली थी और यहाँ पे आपके पास y पोज़ीशन पहुँच चुकी है। हमने पॉइंट गलत तो नहीं लिए ना? ठीक लिखे हैं। जो हमारे पास 2 घंटों के बाद वहीं पे पहुँच चुका है और x की स्पीड हमारे पास कितनी है? जो स्लोअर वाला है, ये वाला x है, ये वाला y है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कॉपी पेन होता तो हम 2-3 बार ड्रॉ कर लेते, ठीक है? अब उसके आगे क्या होगा? उसके आगे देखो, उसके अगले 1 घंटे में क्या कुछ हो सकता है? उसके अगले 1 घंटे में इस थर्ड थर्ड आवर के अंदर y जो है वो अपना ये 20 किलोमीटर जाएगा यहाँ से ले यहाँ तक और 10 किलोमीटर और आएगा। तो y हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और अगर उसके 1 घंटे के बाद x को चेक करें तो x हमारे पास यहाँ से निकल कर यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और उसके अगले 1 घंटे में क्या होगा फिर से चेक कर लो। उसके अगले 1 घंटे में ये वाला 10 किलोमीटर और ये वाला 20 किलोमीटर, तो y दोबारा से यहाँ पे पहुँच जाएगा और x अगले 1 घंटे में ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो चौथे घंटे के बाद ये दोनों ए पॉइंट के ऊपर दोबारा से मिलेंगे। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? करने इसके और भी शॉर्टकट हो सकते हैं बट सबसे इजीएस्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन आपको सीएपीएफ के अंदर मैंने अपनी पीडीएफ पीवाईक्यू क्लास के अंदर ऑलरेडी करवा दिए हैं, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। लास्ट 19 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, ठीक है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड बी द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द एरिया। ये भी चीज आपको मैंने पढ़ाई थी, अगर याद है तो। आपको पता है L इंटू बी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है 60%, तो इसका मतलब है 160/100 होगी और यहाँ पे बी आ गया होगा हमारे पास। एरिया अगर हमें यहाँ पे देखो सेम रखना है तो 1 रख लेते हैं, एरिया हमें यहाँ पे सेम रखना है। तो यहाँ पर आप सारे बच्चों को बी की वैल्यू निकल के आएगी, आप इसको कट कर लो, ये आएगा 8/5, यहाँ पे आएगा 5/8। क्लियर है? तो बी हमारा 5/8 रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या 5/8 का, कि हमें यहाँ पे 3 नंबर को डिक्रीज करना है, किसके बदले में? 8 के बदले में। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 37.5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब ये चीज उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने परसेंटेज क्लास लगाई है, जिन्होंने नहीं लगाई वो भी बच्चे इसको कर सकते हैं सिंपल तरीके से। मान लो कि आपके पास एरिया जो है वो आपके पास था 100 और एरिया लेंथ बढ़ा दी हमने यहाँ पे 60%, तो एरिया भी बढ़ जाएगा 60%, तो 60% बढ़ाएंगे तो 160 हो गया। अब हमें 160 का एरिया चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए?
हमें एरिया पहले जितना चाहिए 100 वाला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एरिया को डिक्रीज करेंगे कितने से, 60 से, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर हम 60 को डिक्रीमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज करें, दैट इज 37.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखो, 14-15 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया है मेंसुरेशन का, अब 2013 में आया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ ए लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर 4 यूनिट, दैट इज ए गिवन 4 यूनिट। और उसने पूछा यहाँ पे एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ ए वन पार्ट पूछा हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ अभी इसका आंसर, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यहाँ पे साइड का स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब ये तो इसका डायमीटर है जो कि इसके बराबर होगा, तो इसका यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को बाहर करूंगा तो मेरे पास ये भी एरिया आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। हमें एक चाहिए तो हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो रिमाइंडर बचा ना वो आपके पास 4 एरिया लेकर आ रहा है बराबर साइज के, हमें सिर्फ एक चाहिए तो 4 से डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 4 पोर्शन का एरिया होगा। अब यहाँ से आप 4 को कॉमन करके करोगे तो ये आएगा 4 माइनस पाई। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, इसको आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ये भी सीएपीएफ 2013 में पूछा गया है। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अभी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि x प्लस 2y प्लस 3y इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है, ये पता है सबको। जिनको नहीं पता, सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ऑल्सो वी नो दैट यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है 4y, ये मेरे पास दो इंटीरियर एंगल के बराबर का होता है, ओपोजिट वाले का, एक कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। तो x प्लस 2y के बराबर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे पास एक्सटीरियर है तो जो बचे के दो एंगल हैं वो उनके ओपोजिट के एक्सटीरियर के बराबर होता है, ये ओपोजिट के इंटीरियर के बराबर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 2y आप इधर माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू x। क्लियर। तो अगर x की वैल्यू 2y है तो यहाँ से आप वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2y है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे टोटल 7y। तो 7y की वैल्यू 180 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 180/2, 180/7। और y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 180/7 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 360/7। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये वाला पॉइंट ओ है, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर यहाँ से घूम के बी तक, बी से फिर ओ तक जाने का टोटल डिस्टेंस है पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है ओ से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर बी तक जो कि हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, प्लस फिर आगे बी से लेकर ओ तक। अब ओ से लेकर ए तक की वैल्यू 100 गिवन है हमारे पास यहाँ पर, बी से लेकर ओ तक वो भी 100 गिवन है। हमने यहाँ पे ये आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क की लेंथ क्या होती है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर होगी। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास 200। अब यहाँ पे देखो हमने ये वाली आर्क फाइंड करनी है जो कि बड़े वाली है, जिसको मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो मेजर आर्क कितने वाली होगी यहाँ पे हमारे पास, अगर ये 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे टोटल पता है, टोटल सर्कल 380 360 होता है। 360 में से 60 माइनस करेंगे तो ये वाला आपके पास एंगल 300 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे ट्वाइस 2 पाई इंटू आर, आर कितना है हमारे पास 100। क्लियर। नाउ वी कैन से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 5/6। और यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है नियरेस्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। नियरेस्ट का मतलब हम अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे कर सकते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट में करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट आप उलझन मत करें, खराबी मत करें क्वेश्चन को। ऐसा ना हो कि आप इसको सीधा सोच लो कि यार यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 22 कितना हो गया 44, ये 6 और 7 कितना हो गया 42। सर 42 44 के आसपास है, चलो कट कर दो, ऐसे मत करना, ठीक है, गलत होगा आंसर ऐसे अगर करोगे तो। पहले यहाँ पर इसको कट कर लो, ये वाला पॉइंट आपके पास 3 बार चला जाएगा। अब आप चेक करोगे 5 इंटू आएगा यहाँ पर 100, तो ये आएगा 500। और यहाँ पे देखो हमारे पास कितना बचेगा 22 और नीचे आएगा 21। अब इस चीज को समझना होगा आपको अप्रोक्सीमेट वाइज।
हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हालांकि, बट आपके पास ये डाटा आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो इतना भी आसपास नहीं होगा कि अगर हम 500 को 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं है कि यहाँ पर 200 तो था, ये हमारे पास 503 ही आएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ये नहीं है, 500 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो लगभग आप इसको देख लो, लगभग ज्यादा, ये बहुत ज्यादा हो गया, लगभग यही ज्यादा लग रहा है, तो आपके पास ये कम से कम 523 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपका इनको ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीएपीएफ 2009 में आया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है एरिया ऑफ द शेडर रीजन, शेडर रीजन हमारे पास ये ब्लैक वाला पार्ट है, इसका एरिया आपके पास गिवन है, और ये हमारे पास अंदर जो है वो एक स्क्वायर है, और आपसे पूछा गया कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर की साइड को अगर मैं ए और ए रखूंगा तो स्क्वायर का डायगोनल आ जाएगा हमारे पास, डायगोनल आएगा √2 ऑफ ए, जो कि सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। सर्कल का डायमीटर क्या होगा हमारे हमारे पास यहाँ पे √2 ऑफ ए, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, तो हम कह सकते हैं हमारे पास रेडियस क्या आएगा, a/√2 आएगा। क्लियर। सो अगर ये डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, तो अगर मैं आपको पूछूं शेडर रीजन का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर्कल के एरिया में से स्क्वायर को बाहर कर दो, तो सर्कल का एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई इंटू साइड का रेडियस का स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसमें से हमने स्क्वायर को बाहर करना है, स्क्वायर को बाहर करेंगे तो बचा हुआ एरिया आएगा जो कि इसके बराबर होगा 32/7। क्लियर। सो नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 22/7, आफ्टर दैट दैट इज ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय नथिंग, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 32/7। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 11 आएगा, ऊपर आप एलसियम लोगे तो यहाँ पर आपको एलसियम सॉरी ए के स्क्वायर को बाहर करोगे, यहाँ पे आएगा 11/7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 32/7। एलसियम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास ए का स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 4/7 दैट इज इक्वल टू 32/7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 आपके पास इससे कट जाएगा 8 टाइम्स, और जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर ए के स्क्वायर की वैल्यू है वो आएगी मेरे पास 8 के बराबर। क्लियर। तो नाउ वी कैन से ए इक्वल टू क्या आएगा, 2√2 आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे साइड है वो आ गई, साइड नहीं, हमें यहाँ पे रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो साइड है 2√2, उसको हमें यहाँ पे √2 से डिवाइड करना है, तो √2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है, इसको भी आपको सिंप्लीफाई कर से समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे डिमेंशन डायग्राम की गिवन है, और ऊपर उसका क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखो आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप यहाँ से यहाँ तक मिला लो, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लोगे, अगर ये 3 है और ये मेरे पास 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 ही हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 2 मीटर। क्लियर। सो आफ्टर दैट यहाँ से आप इसको एक लाइन को फिर से ऐसे मिला लो, यहाँ पर अगर 1 मीटर है तो ये वाला डाटा भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर, और ये वाला डाटा कितना हो जाएगा, 2 मीटर, तो ये वाला 2 मीटर इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 3 रेक्टेंगल बन गई, पहली रेक्टेंगल है ये वाली, इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 1 करेंगे, साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो इसका एरिया कंप्लीट, प्लस अब मैं यहाँ पर इसका दूसरे का एरिया लेता हूँ, ये कितना होगा 1 इंटू 3, तो इसका एरिया भी आ जाएगा हमारे पास, प्लस थर्ड का एरिया क्या होगा, देखो थर्ड की साइड कितनी यहाँ पे 2, और ये भी 2 ही है, ये ऑपोजिट साइड बराबर, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो ये वाली लंबाई को भी सोचना पड़ेगा, पहले देखो 2 मीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद 2 से लेकर यहाँ पर 2 मीटर, तो टोटल 4 मीटर है, तो यहाँ पर ये वाली 2 इंटू 4, तो ये वाला हो गया हमारा थर्ड एरिया। तो आप सिंप्लीफाई करोगे, इसका आंसर आएगा 13, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन एक रटने वाला क्वेश्चन भी कह सकते हो, जिन बच्चों को ट्रिपलेट वगैरह याद है वो इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बेसिक मैंने क्या बताया था, आप सिंप्लीफाई देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बीई की लेंथ पूछी है और बाकी सारा डाटा यहाँ पे जो है वो गिवन है, ठीक है, और ये लेंथ यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर मैं इसको करूं तो इसको करने के 2-3 तरीके और भी हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि यही एक क्वेश्चन है बस ऐसे ही होगा, नो, इसके और भी तरीके हैं। हम यहाँ पर इसके एक बिल्कुल पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ए डी के, अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर ए ई से लेकर वैल्यू 2 है तो ये भी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि सर्कल के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे 2 टेंजेंट हैं तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। टेंजेंट को सेंटर से मिलाएंगे 90 डिग्री होता है, इसको इससे मिलाएंगे 90 डिग्री होता है, और इसको अगर मैं इससे मिला दूंगा तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर होता है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था। अगर हमें ये पता है कि यहाँ पर देखो ये वाला ए पॉइंट है, ये टेंजेंट ही है एडी और ए, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये भी 2 होगा, और अगर इसको मैं ए डी के पैरेलल बना दूं तो ये भी 2 होगा, इसको बना दूंगा तो ये भी 2 होगा।
ऐसी अगर मैं बात करूँ तो ये सर्कल का रेडियस हो गया, सर्कल के रेडियस को इधर को मिलाएँगे तो ये भी रेडियस 2 हो जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ तो ये मेरे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ से लेकर मेरे पास ये वाली वैल्यू 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी 4 होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू भी 4 होगी क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी काम करेगी। फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा लोगे, ठीक है? ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आपके क्वेश्चन कांसेप्ट बनते जाएँगे, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सिंप्लीफाई एक फॉर्मेट को समझना है कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 4 है तो हम 4 लिखेंगे और यहाँ से F से लेकर C तक की वैल्यू करेंगे तो F से C तक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 आएगी। उसने क्या पूछा है BE की वैल्यू बताओ। आप बाय ऑप्शन उठाओगे तो ईज़ी रहेगा। क्यों ईज़ी रहेगा? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, पाइथागोरस से फॉलो करवा देंगे हम। मान लो यहाँ पे मैं अभी के लिए आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि आप बाकी ऑप्शन को ट्राई कर लेना। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमने 6 उठा के रख ली। तो अगर ये 6 होगा तो भैया ये भी 6 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी 6 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी 10। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस फॉलो करेगी। अगर ये फॉलो कर रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन, नहीं तो तीसरा ऑप्शन और एक ही क्वेश्चन फॉलो करेगा ऑप्शन को। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सीएपीएफ 2009 में पूछा गया है कि एरिया पूछा जा रहा है कि कौन-कौन सा सेम होगा। अब एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए यहाँ पर इसका पार्ट ये सेकंड है, ये मत सोच लेना कि यहाँ पे 2 डायमेंशन है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे पास? √3/4 इंटू 22 का स्क्वायर। अब सारे क्वेश्चन आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो एरिया बराबर आएगा उसको आप सिंप्लीफाई करके लिख देना। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 154 आएगा। आप इसको देखोगे ये आएगा 22/7 और यहाँ पे है 7 इंटू 7, इसको कट करेंगे ये भी आपका 154 आएगा। इसका मतलब पहले वाला और चौथे वाला सेम है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के सेशन का। द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आपके पास गिवन है 4x। यहाँ पर ये हमारे पास विड्थ है वो गिवन है 4x और जो लेंथ है उसका ये 25% है। मतलब कोई लेंथ रही होगी उसका 25% जो होगा वो मेरा विड्थ के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको को पूछूं लेंथ किसके बराबर है, तो लेंथ हमारे पास किसके बराबर आएगी? 16x। उसने पूछा कि इसका पेरीमीटर और एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो सीधा सीधा हम देखेंगे 16x मल्टीप्लाई बाय 4x करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? 64x का स्क्वायर। और अगर आपसे पूछूं पेरीमीटर कितने, तो पेरीमीटर होगा 2 ऑफ L प्लस बी। तो यहाँ पे 2 ऑफ L कितना आ जाएगा? 16x प्लस बी कितना आ जाएगा? 4x। तो हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40x। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? आई होप आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो है 2D के समझ आ चुके होंगे। मेंसुरेशन 3D भी करेंगे। एक क्लास में इंट्रोडक्शन के लेकर आऊंगा, दूसरे में 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? 3D के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, सीधा फॉर्मूले बेस के ऊपर आएंगे। अगर किसी को ये लग रहा है कि यार मेंसुरेशन 2D सर ने इतना कुछ करवा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैं जल्दी सीडीएस के लिए मेंसुरेशन 2D लेकर आऊंगा। वहां पे आप देखना कि मेंसुरेशन 2D है क्या। अभी सिर्फ आपको बेसिक मैंने फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है? वही चीज आपको सीडी 3D के अंदर भी करनी है, मेंसुरेशन 3D। और एफकैड के अंदर भी इतना ही पार्ट आएगा, एफकैड में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है? सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।